नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर बच्चों के साथ उत्तराखंड का जो लोक पर्व है फूलदेई बड़ी धूमधाम से उसको मनाया। मुख्यमंत्री ने प्रकृति का आभार प्रकट करने वाले फूलदेई पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और उत्तराखंड के सुख समृद्धि की कामना की। धामी ने इस मौके पर बच्चों को उपहार भेंट किए। पर्वतीय सांस्कृतिक संरक्षण समिति ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। दरअसल ये जो पर्व होता है ना, बसंत ऋतु के स्वागत के लिए इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे फूल लेकर आते हैं, उनको शगुन मिलता है और चैत्र की संक्रांति यानी कि फूलदेई के दिन से प्रकृति का नजारा ही बदल जाता है। हर ओर फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। फूलदेई के लिए बच्चे अपनी टोकरी में खेतों और जंगलों से रंग बिरंगे फूल चुनकर लाते हैं और हर घर की देहरी पर चुनकर लाए इन फूलों को चढ़ाते हैं। इस लोक पर्व के दौरान बच्चे लोकगीत भी गाते हैं। यानी ये जो पर्व है मुख्यतः छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत खास है, क्योंकि जैसा हमने जिक्र किया कि छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और बड़े खूबसूरत से रंग बिरंगे फलों को चुनकर लाते हैं, अपनी टोकरियों में रखते हैं और फिर दहलीज पर जाते हैं लोगों के, वहां पर इन फूलों को चढ़ाते हैं और वहां से उनको उपहार स्वरूप भेंट कुछ भी, मतलब जो जैसे जिसकी श्रद्धा होती है, बच्चों को कोई भेंट देता है, कोई शगुन देता है। इस तरीके से बच्चों का जो ये कार्य होता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जाते हैं जंगलों में फूल चुनकर लेकर आते हैं, उनको इस कार्य की सराहना की जाती है। दूसरी बात ये कि बच्चों का जो जुड़ाव है वो उनकी संस्कृति से हमेशा रहता है। तो उत्तराखंड की संस्कृति से बच्चों का जुड़ाव रहे। और दूसरी बात ये कि जो ये बसंत ऋतु की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि एकदम से अब जो फूल हैं वो खिलने शुरू होते हैं, तो इसका स्वागत किया जाता है। कार्यवाहक सीएम धामी ने भी बच्चों को शगुन दिया और तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम ने उत्तराखंड के सुख समृद्धि की कामना भी की। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी सी बच्चियां, देखिए किस तरीके से आप यहाँ पर टोकरी में फूल चुनकर लेकर आई हैं और उसके बाद दहलीज पर उनको सजा रही हैं और फिर उसके बाद कार्यवाहक सीएम धामी उनको शगुन दे रहे हैं। फूलदेई हमारे यहाँ से बड़े धूमधाम से प्रकृति संरक्षण का एक त्यौहार है, एक पर्व है और निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, वहीं प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में भी आज हमारे उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। मैं सभी प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देहरादून में पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी और उनकी पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी ने प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की बधाइयां दी हैं। फूलदेई पर्व पर पूर्व डीजीपी ने पत्नी राधा रतूड़ी संग पारंपरिक लोकगीत भी गाया। देखिए, उत्तराखंड की अपनी फूलों को सौंधा सौंधा फूल बिरौला, मोरों का झूठा फूल न तोड़या, मोरों का झूठा फूल न लाया, चला फुलारी फूलों को सौंधा सौंधा फूल बिरौला। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों को आज वसंत के उत्सव पर, उसके आगाज पर, हमारे पहाड़ों का त्यौहार फूलदेई के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन पहाड़ों में हमारे बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और वसंत की शुभकामनाओं के तौर पर अपने घरों की देहली पर लगाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि जल्द ही नवनिर्वाचित विधायक मंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। गौरतलब है कि 10 मार्च 2022 को आए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को बंपर बहुमत मिला। बीजेपी ने उत्तराखंड की 70 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें हासिल हुई। हालांकि बीजेपी के लिए झटके की बात रही कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार पुष्कर धामी ही खटीमा से चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के खाते में आया तो जरूर, लेकिन पुष्कर धामी चुनाव जीत नहीं पाए। अब बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो उत्तराखंड में एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। इस रेस में कई चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं।
उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्यादातर विधायक सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ दिख रहे हैं। सियासी हलकों में ये चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि बीजेपी आलाकमान पुष्कर सिंह धामी को फिर सत्ता की कमान सौंप सकता है। वहीं सीएम पद पर पुष्कर धामी के अतिरिक्त श्रीनगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक के नाम की भी चर्चा है। कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व गैर विधायकों में दांव लगाता है तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक में से किसी एक को मौका मिल सकता है। देवभूमि में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी का कोई नेता खुलकर तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अरमान तकरीबन हर नेता के जोर मार रहे हैं। वहीं एक संभावना इस बात की भी है कि मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी सीएम के चुनाव में किसी भी चेहरे पर दांव लगाकर फिर सबको चौंका सकती है। उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान को ही लेना है। इसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये दोनों विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी संभावना है कि सोमवार के बाद किसी भी दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंच सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रखे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल अजय भट्ट ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत में कहा कि रेस में नाम लोग चलाते हैं, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाता हूं, लेकिन पार्टी में पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर नेता चुना जाएगा। मैंने कहा ना, नाम तो चलते रहते हैं, कोई चला देते हैं, कोई चल जाते हैं, कहीं प्रेस चला देती है, कहीं जनता की तरफ से आ जाते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, आते रहते हैं। लेकिन विधानमंडल दल में माननीय विधायकगण जिस नाम को चुनेंगे वही अधिकृत होंगे, वही नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा ऊपर और उसके बाद वो विधायकों के बीच में ही घोषित किया जाता है। संगठन महामंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई सर, क्या कुछ बात? शिष्टाचार में की है। इतना बड़ा इलेक्शन रहा है, 1.5-2 महीने से हम उत्तराखंड में रहे हैं। हमने पूछा कि जो भी हमारे वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, हम उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहते हैं उनका कि इतना बड़ा अभियान वहाँ पर सफल रहा उनके नेतृत्व में। संगठन मंत्री तो संगठन की रीढ़ होते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैंने उनसे की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है, अन्य जो वरिष्ठतम हमारे केंद्रीय लीडर होंगे तो उनसे भी लेंगे। तो ये एक क्रम होता है हमारे वहाँ मिलने का। वहीं उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में फिलहाल होला अष्टक की बाधा भी दिखाई दे रही है। राज्य में प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी फिलहाल सरकार के गठन को टालने के मूड में है। खबर है कि होला अष्टक लगने के चलते बीजेपी होली के बाद ही सरकार के गठन पर विचार करेगी, यानी 18 मार्च होली के बाद ही नई सरकार का गठन होगा। इसके पीछे का बड़ा कारण ज्योतिष बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार होली के 8 दिन पहले से होला अष्टक लग जाता है, जिसमें हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है, कुछ चीजें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो होला अष्टक की बात चल रही है कि इस समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जब वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय होगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी को अब अपने नए सरदार का इंतजार है। सूत्रों की माने तो चर्चाओं में मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि विधायकों में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल का नाम प्रमुखता से चर्चाओं में है। इसी प्रकार से सांसदों में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट का नाम भी सुर्खियों में है। बहरहाल अंतिम निर्णय
केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड व संसदीय दल की बैठक से होगा, लेकिन प्रचंड बहुमत से सत्ता में मिथक तोड़ते हुए वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक नया इतिहास जरूर रच दिया है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। हाल ही में मदन कौशिक हरिद्वार स्थित शांभवी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने होली कार्यक्रम में शिरकत की और मौजूद वहां साधु संतों ने उन्हें सीएम बनाने की मांग उठाई। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि मदन कौशिक के बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, इसलिए उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपी जानी चाहिए और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति 5 बार चाहे वो किसी भी तरह से जीता है, ट्रेमेंडस उसकी विक्ट्री है, तो मदन कौशिक के नाम पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से वो जो काम किया है उन्होंने, और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तो इन दोनों नाम पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। और चूंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं, इसलिए मदन कौशिक के नाम पर विचार करना चाहिए और मदन कौशिक को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बहुत दिनों से बड़े बड़े पद पे रहे, उन्होंने बहुत काम किया हरिद्वार के लिए। और कोई दावेदार नहीं होता, जो भी तय होगा वो सभी का सामूहिक तय होता है, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कोई नाम चलना चलाना ये सब मीडिया का काम है। बाकी जो भी होगा निर्णय कैसे होगा कोई लैंसडाउन से नवनिर्वाचित विधायक दिलीप सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर जुबानी हमला बोला। कहा हरक की सच्चाई जनता के सामने आ गई। उन्होंने साथ ही कहा कि जनता के बीच हरक सिंह रावत अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं और राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र, समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो हरक सिंह रावत में नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरक सिंह रावत खुद को शेर गढ़वाल बताते हैं, जबकि वो सियार हैं। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है, और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे। लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है, और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि चुनाव से पहले उठे मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद की जांच की जाएगी। गोदियाल ने कहा कि जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना कहीं भी नहीं था और ये व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी बात रखी गई थी, लेकिन भाजपा द्वारा उसी को मुद्दा बनाया गया और इस लिहाज से उस व्यक्ति द्वारा कहा गया उसके बारे में कांग्रेस जांच करेगी। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात हुआ है। गोदियाल ने यह भी कहा कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उन्हें लाल कुआं भेज दिया गया। ये बात सत्य है कि एक व्यक्ति ने एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही, और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो कोई कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी वो व्यक्ति नहीं था, वो कांग्रेस की थीम लाइन नहीं थी, वो कांग्रेस की पॉलिसी में कहीं नहीं था यूनिवर्सिटी खोलने का। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, अब ये जांच का विषय है, पड़ताल का विषय है कि उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से कहा, किसी के कहलाने पर कहा, किसी के उकसाने पर कहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को तिल का ताड़ बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को स्वयं अपने मुंह से कह दिया, और उसके बाद कांग्रेस पर उस बात को जबरदस्ती चिपका दिया गया कि कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने कहा कांग्रेस का कहना अगर प्रीतम सिंह जी कहते, हरीश रावत जी कहते, मैं कहता, कोई और प्रभारी जी कहते, कोई सीनियर लीडर कहता, तो बात मानी जाती। एक कार्यकर्ता ने मांग की, और वो कार्यकर्ता ने मांग की, उसको कांग्रेस का थीम लाइन बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का वोटों के ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास था वो सफल रहे उसमें। ये सत्य है कि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन रामनगर में होने वाले संभावित संघर्ष को टालने के लिए ये मेरी भी इच्छा थी कि रावत जी लाल कुआं से चुनाव लड़ें। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अगर इस रूप में मुझे भी दोषी समझते हैं कि उनको जबरदस्ती लाल कुआं भेजा गया, तो मैं भी उस दोष में शामिल हूँ। लेकिन उसका मकसद उसके पीछे ये था कि कोई संघर्ष बाहर
न दिखे, इस प्रकार की कोई बात नहीं हो, इसलिए उस संघर्ष को टालने के लिए हमने ये कोशिश की थी और ज़्यादा बेहतर और सेफ सीट उन्हें मुहैया कराई जा सके, ये वो वाली कोशिश थी। अब ठीक है, चूँकि उसमें अपयश आया है तो उस अपयश में अगर हम भी भागी हैं, हम शामिल होने को तैयार हैं उसमें। उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार हुई। हरीश रावत समेत पार्टी के 7 मुख्य पदाधिकारी चुनाव हारे हैं, मगर विपक्ष से ज्यादा तो हरीश रावत उनकी पार्टी के ही नेताओं के निशाने पर हैं। प्रीतम सिंह ने हरीश रावत का नाम लिए बगैर कहा कि जिस नेता ने 5 साल क्षेत्र में काम नहीं किया उसे उस सीट से चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था। इस पर हरीश रावत ने जवाब दिया, कहा कि लालकुआं से चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी का था। एक प्रकार की समीक्षा बैठक थी। मैं कांग्रेस अध्यक्षा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्काल इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर शीर्ष स्तर पर विचार आवश्यक समझा और लगभग 5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक जो है बैठक चली और खुल करके बातें हुई और बड़ा विचार मंथन हुआ। लीडरशिप ने भी बातें कही और सदस्यों ने भी अपनी बातें कही और उसके निष्कर्ष स्वरूप सबने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर पूरा अपनी पार्टी की लीडरशिप की क्षमता पर विश्वास है, बल्कि हमारे जो बुनियादी उसूल हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक है, मगर कहीं न कहीं पर जो रणनीतिक चूकें कहीं हो रही हैं या संगठनात्मक जो कमजोरियां हैं उनको हम दूर करेंगे। और उसके लिए सोनिया जी से आग्रह किया गया कि आप जो है, और एक राय से सबने आग्रह किया कि एक तो हम आगे की रणनीति कैसे बनाएं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के लिए भी और 2024 के लिए भी, उस पर फिर से चर्चा हो और विस्तार से चर्चा हो। उसके लिए चाहे चिंतन बैठक हो या विस्तारित CWC हो या और कोई जो भी तरीका सोचा जाए वो निकाला जाए, उस पर बातचीत हो। और दूसरी बात जो तय की गई वो एक तय की गई कि हम संगठनात्मक तौर पर जहाँ जहाँ जो करेक्टिव स्टेप लेने हैं, माननीय कांग्रेस अध्यक्षा जी वो करेक्टिव स्टेप ले लें, क्योंकि कुछ कमजोरियां हमेशा उभर करके आती हैं राजनीतिक दल के रूप में। हमको उन कमजोरियों को दूर करना है। और लोगों की सबकी एक राय थी कि कांग्रेस इस समय जब एक तरफ ऐसी ताकतें जो देश के उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति तक की पहुंच नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो कमजोर है, उसकी अरमानों को कुचल रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए जिस तरीके से चुनौतियां पैदा हो रही हैं, आज इस सब बातों पर गहराई से मंथन हुआ और लोगों ने ये महसूस किया कि हमको फिर से और ज़्यादा शक्ति के साथ, पहले से ज़्यादा शक्ति के साथ और एकजुट होकर के काम करना है। सर, जहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, उत्तराखंड की बात करें या गोवा की बात करें, इस रिजल्ट से कांग्रेस भी काफी शॉक्ड रही है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हाँ, मैं उत्तराखंड के विषय में ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग इस निष्कर्ष के थे कि हम यहाँ जीत रहे हैं। लोग परिवर्तन के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, बल्कि मैं तो कहता था कि जनता परिवर्तन का नेतृत्व कर रही है। तो कहीं कहीं कोई ऐसी बात रही कि हम अनंतोगत्वा जो वातावरण था उसको जीत में नहीं बदल पाए। उन कमियों पर हम राज्य स्तर पर भी विचार करेंगे। और चूंकि मैं अभियान समिति का चेयरमैन था, उस नाते उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली है और मैंने कार्य समिति में भी सभी सदस्यों से, लीडरशिप से क्षमा मांगी। मैंने कहा जो है हम आपकी एस्पिरेशन के अनुसार आपके विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम की गंगोत्री विधानसभा सीट का मिथक इस बार हमेशा की तरह कायम है। ये कहा जाता है कि यहां से जो विधायक जीतता है सूबे में सरकार उसी की बनती है। इस बार भी बीजेपी के सुरेश चौहान ने यहां पर बाजी मारी और सूबे में पूर्ण बहुमत सरकार बीजेपी की बनी है। गंगोत्री से नवनिर्वाचित विधायक सुरेश चौहान से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने।
उत्तराखंड की गंगोत्री विधानसभा का मिथक इस बार भी लगातार बरकरार रहा है। चूंकि कहा जाता है कि गंगोत्री विधानसभा से जो विधायक बनता है सूबे में उसी की सरकार होती है, और ऐसा इस बार हुआ भी। गंगोत्री से विधायक पहली बार बने हैं सुरेश चौहान मेरे साथ हैं खास मुद्दों पर बात करने के लिए। सर, सबसे पहले आपको न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत गंगोत्री के बारे में कहा जाता है शुरू से ही मिथक रहा है, और मिथक इस बार बरकरार भी रहा है, क्योंकि जो विधायक वहां से बनते हैं उनकी कहीं ना कहीं सूबे में सरकार होती है, और ये मिथक इस बार भी रहा है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे पूरी गंगोत्री क्षेत्र की जनता को लेकर और प्रदेश की जनता को लेकर? सबसे पहले मैं गंगोत्री की जनता का और पूरे उत्तराखंड की जनता का, पूरे तमाम भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूं, और सबको अपनी तरफ से, मां गंगा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हमारी उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। ये खुशी का माहौल है पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर। गंगोत्री से जो जीता ये सत्यता है और ये मिथक है, और उत्तर प्रदेश के ज़माने उत्तरकाशी जो जीता था, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनती थी, ये भी मिथक है। तो माँ गंगा की कृपा है, और माँ गंगा पे सबकी आस्था है, और माँ गंगा की कृपा से आज हम उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमतों से माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में, और हमारे जो इस समय जो है जो मुख्यमंत्री रहे धामी जी, उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा है तो प्रचंड बहुमत से जो है। सर, एक सवाल ये है, क्योंकि गंगोत्री विधानसभा है उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का आदमी वहां पर आता है गंगोत्री विधानसभा, और इस लिहाज से आपके लिए चुनौती कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि चार धाम से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, भक्तों को कहीं ना कहीं बिल्कुल सहूलियत मिले, इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम रहेंगे? देखिए, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जो माननीय मोदी जी का मिशन है, आपने देखा कि पहले जब चार धाम, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, चाहे गंगोत्री की बात करें, चाहे यमुनोत्री की बात करें, जब ऋषिकेश से आदमी चलता था तो हमारे कई लोगों से, चाहे वो किसी भी प्रदेश का रहने वाला होता था, तो वो 10 बार जो है ऋषिकेश के पास आकर माथा टेकता था कि मैं बच के आ गया। क्योंकि जब पहाड़ों में जब बसें चलती थी, टैक्सियाँ चलती थी, तो बहुत सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी। आज उसी चार धाम को विकसित करने के लिए, चार धाम को सुगम बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और जो माननीय मोदी जी की सोच है कि जो ऑल वेदर सड़क का जो एक मतलब जो है निर्माण का कार्य जो चल रहा है, और काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी सड़कें बन चुकी हैं। क्षेत्र भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, भक्तों को कहीं ना कहीं बिल्कुल सहूलियत मिले, इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम रहेंगे? देखिए, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जो माननीय मोदी जी का मिशन है, आपने देखा कि पहले जब चार धाम, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, चाहे गंगोत्री की बात करें, चाहे यमुनोत्री की बात करें, जब ऋषिकेश से आदमी चलता था तो हमारे कई लोगों से, चाहे वो किसी भी प्रदेश का रहने वाला होता था, तो वो 10 बार जो है ऋषिकेश के पास आकर माथा टेकता था कि मैं बच के आ गया। क्योंकि जब पहाड़ों में जब बसें चलती थी, टैक्सियाँ चलती थी, तो बहुत सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी। आज उसी चार धाम को विकसित करने के लिए, चार धाम को सुगम बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और जो माननीय मोदी जी की सोच है कि जो ऑल वेदर सड़क का जो एक मतलब जो है निर्माण का कार्य जो चल रहा है, और काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी सड़कें बन चुकी हैं, तो ये सब एक तीर्थाटन को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि कैसे पहाड़ तीर्थाटन और पर्यटन से आगे बढ़े, कैसे तीर्थाटन और पर्यटन का एक हब बने, और लोगों को जो पहाड़ के लोग हैं उनको पलायन न करना पड़े और घर बैठे उनको रोजगार मिले। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, 22 साल में लगातार हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी रही है, कांग्रेस भी आई है, लेकिन मंत्री पद आखिरकार उत्तरकाशी को नहीं मिल पाया है। पूरे जिले की अगर बात करें, गंगोत्री की खासकर अगर मैं बात करूँ, इस बार कहीं ना कहीं जनता में ये मांग जरूर उठ रही है, हालांकि पिछले दिनों भी उठी थी, लेकिन इस बार खास तौर पर मांग उठ रही है कि गंगोत्री से भी मंत्री पद दिया जाए। क्या लगता है, आप कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद रखते हैं, या फिर बात करेंगे? देखिए, ये तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, और ऐसा नहीं कि ये सारे विषय शीर्ष नेतृत्व के पास नहीं है, और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो सबका साथ सबके विकास पर जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और रीति रही है, तो ये विश्वास तो ये जनता में, जनमानस में और हर कार्यकर्ता में
ये बात तो है कि भाई गंगोत्री ही नहीं पर उत्तरकाशी जनपद को जो है 20 सालों से नेतृत्व नहीं मिला कैबिनेट में, तो इसके लिए थोड़ा जनता के अंदर एक उत्साह है कि इस समय शायद जो उत्तरकाशी जनपद को कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व का नेतृत्व होगा उसके लिए सब तैयार है और सब लोग विकास के लिए काम करेंगे। उत्तरकाशी जनपद को, पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए सब काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान, जिन्होंने इशारों में साफ किया है कि आखिरकार उत्तरकाशी और गंगोत्री की जनता जरूर चाहती है कि कहीं ना कहीं कैबिनेट में भी उनके विधायक को जगह मिले। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।